वालेकुम दोस्तों, इन मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर ये आई है कि रूस ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और चाइना भी अनकरीब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है और इसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अहम मरहला है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब एक जानिब तो पाकिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो अपनी आलमी कमिटमेंट कि जनाब वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, वो अपनी इस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे। और उसके साथ साथ चाइना, रशिया ये जो है इस खित्ते के अंदर सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ मिलकर एक नया इकनॉमिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और उस इकनॉमिक ब्लॉक में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस मौजूदा ये जो डेवलपमेंट हुई है रशिया की जानिब से अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के बाद, ये इस बात की तरफ इशारा है कि खित्ते में एक नया इकनॉमिक ब्लॉक वजूद में आने जा रहा है और ये इकनॉमिक ब्लॉक में शमूलियत पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि रूस की तरफ से अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के बाद अमेरिका क्या इस सारी सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बन के बैठा रहेगा, ख़ास तौर पर उन ऐलानात के बाद जो कि अपनी इंतखाबी मुहिम में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था। और सदर मुंतखब होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस का कंट्रोल वापस हासिल करेंगे। अब जबकि रशिया और चाइना दोनों अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म होने जा रहे हैं, तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट इस डेवलपमेंट को अपने मफादात के खिलाफ जानते हुए बगराम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे? और ऐसा करना क्या उनके लिए अब मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन है? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये किस हद तक फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ISPR की, यानी फ़ौज के ताल्लुकात आमा के डिपार्टमेंट की। और उनकी तरफ से आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 30 खारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई 2025 की दरमियानी शब और फिर 2 और 3 जुलाई की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में पाक अफगान सरहद के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश करने वाले भारत के हमायत याफ्ता फितना अल खारिज के एक बड़े ग्रोह की नकलो हरकत को बर वक्त महसूस किया। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर पेशा वराना महारत और मौसर हिकमत अमली के तहत भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और इस कार्रवाई में 30 भारतीय हमायत याफ्ता खारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। अब ये वाली जो कार्रवाई है, इनफैक्ट ये जो पूरी की सिचुएशन जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज से किया उससे जुड़ती इस वजह से है कि पाकिस्तान ने एक से ज़ायद मरतबा अफगान गवर्नमेंट के साथ राब्ता किया और अफगान गवर्नमेंट को बार बार इस हवाले से आगाह किया कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और मुतअद्दिद मरतबा ये जो सख्त रद्दअमल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी अफगान हुकूमत के साथ उस रद्दअमल को भी अपनाया गया। लेकिन अभी तक अफगान गवर्नमेंट की तरफ से इस सारे मामले पर कोई ठोस पेश रफ्त सामने नहीं आई। अलबत्ता बीजिंग में होने वाली ये जो सैफरीकी मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के वज़ीर ख़ारजा शामिल थे, उस मुलाकात के बाद इस बात की उम्मीद पैदा हो गई थी कि अफगान हुकूमत इस फितना अल खारिज उसके ख़िलाफ़ सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। और इब्तदाई तौर पर इस तरह के चंद इशारे भी मिले कि अफगान गवर्नमेंट की तरफ से पाक अफगान सरहद के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उस सर्च ऑपरेशन में फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद को पीछे धकेलने का दावा भी किया गया। इसी दौरान अफगान
گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا اعلان بھی کیا گیا کہ انہوں نے فتنہ ہندوستان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی ہیں اور BLA کے سرکردہ افراد جو کہ افغانستان میں موجود تھے انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس بات کا اعلان بھی سامنے آیا کہ افغان گورنمنٹ BLA کے ان دہشت گردوں کو حکومت پاکستان کے حوالے کر دے گی، جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو اپنی سفارتی انگیجمنٹ ہے اس میں اضافہ کیا اور چارج ڈی افیئر کی بجائے پوسٹ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے وہاں پر ایک سفیر کو تعینات کر دیا، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کو فتنہ الخارج کے خلاف استعمال کرنے سے روکے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ISPR کی پریس ریلیز کا ذکر کیا، یہ واقعتاً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی افغان گورنمنٹ کی طرف سے وہ کارروائیاں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو، مئی میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھی پاکستان میں ایک اٹیک کیا گیا انڈین حکومت کی طرف سے، اور اس وقت پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سارے حملوں کے دوران بھی جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ان دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ اگر آپ یاد ہو تو گزشتہ ماہ جون 2025 میں TTP کی جانب سے 3 بڑے دہشت گرد حملے کیے گئے تھے، جس میں سب سے زیادہ خوفناک حملہ 28 جون کو کیا گیا تھا، جب ایک خودکش بمبار نے شمالی وزیرستان میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فوج کے قریب جا کر اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 14 جوان شہید ہو گئے تھے اور 29 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ 25 جون کو پاک فوج کے 2 اہلکاروں نے جنوبی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس کے بعد 2 جولائی کو ایک اور خودکش حملہ ہوا تھا ضلع خیبر میں، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے ساتھ 3 دیگر سرکاری اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے مئی میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی ٹکراؤ جاری تھا، اس وقت بھی TTP اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھی، اور سیز فائر کے دن 10 مئی کو بھی TTP نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گرد حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد اگلے دن 11 مئی کو پشاور میں پولیس کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان 11 مئی کو بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے قبل 19 اپریل کو اسحاق ڈار نے افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ 21 مئی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہتری نظر آئی۔ 27 جون کو اسحاق ڈار نے بتایا کہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان ریل رابطے کے لیے فریم ورک معاہدہ حتمی مراحل میں ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ریل براستہ افغانستان چلے گی۔ اس تعلقات کے درمیان ہی جو افغان یہ جو فتنہ الخارج ہے اس کی کارروائیاں ایک بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب رشیا کی طرف سے افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنا، اور پھر چائنا کی طرف سے اس بات کا اشارہ دینا کہ وہ بھی افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ٹیکٹیکل موو ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر چائنا کے اب بہت بڑے سٹیکس موجود ہیں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے بھی یہ جو CPEC کا روٹ ہے وہ بھی چائنا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چائنا نے CPEC روٹ کے اندر افغانستان کو بھی شامل کرنے کی دعوت دی، اور یہ جو 6 افریقی مذاکرات ہوئے تھے اس میں چائنا کی طرف سے افغان گورنمنٹ کو واضح طور پر اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ CPEC انیشیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تب ان کو پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے عملی طور پر سامنے آنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنڈیشنل ایکٹیویٹی تھی افغان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا گورنمنٹ بھی اس سارے عمل میں
बतौर एक ताकतवर फरीक के इंगेज हो चुकी है। अब जबकि रशिया की तरफ से मंजूर कर लिया गया है सफारती इसनाद जो कि अफगान सफ़ीर की तरफ से जमा कराई गई हैं क्रेमलिन में, उसके बाद अब इस खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली आ गई है और ये इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा है कि रूस और चाइना मिलकर अब अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने जा रहे हैं जो कि चीन और रूस के मुश्तरका मफादात की निगहबानी कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि अफगान गवर्नमेंट इस सारे अमल के अंदर खुलूसे नीयत से शरीक हो और ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त है उस सारे अमल के ऊपर अब अफगान गवर्नमेंट को नज़र सानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये अमन नहीं होगा उस वक्त तक ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना ज़रूरी है। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका एक खामोश तमाशाई की तरह तो खित्ते में डेवलपमेंट्स को नहीं देख सकता। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने का ऐलान किया था और उहदे सदारत पर बराजमान होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने का इंदिया दिया गया था, ये इस बात का इजहार था कि अमेरिका इस रीजन के अंदर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है। इस वक्त बगराम एयरबेस का कंट्रोल तालिबान के पास है और अफगान गवर्नमेंट इस एयरबेस का कंट्रोल अभी तक किसी और को देने के लिए राजी नहीं है। इंडिया की तरफ से भी अफगान गवर्नमेंट के साथ जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला ड्रामा चल रहा था, मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि अफगानिस्तान के जो आप समझें कि अबूरी हुकूमत के निगरान हैं, उनके एक करीबी मुशीर ने भी इंडिया का एक खुफिया दौरा किया था और उस खुफिया दौरे में इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर चंद नए इनिशिएटिव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर किया गया था। उनको पेशकश की गई थी कि जनाब हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर कई नए तामीराती मंसूबे भी शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए इंडिया ने भी अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल मांगा था, जिसके बाद ये सूरत हाल ज़रा तब्दील हुई थी और अफगान गवर्नमेंट ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल इंडिया को देने से इनकार कर दिया था। और यकीनी तौर पर अगर बगराम एयरबेस का कंट्रोल इंडिया के पास जाता तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात को क्रिएट कर सकता था। मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर दोनों ही गैर महफूज हो जाने थे और पाकिस्तान को दो तरफ से जारहियत का मुमकिन तौर पर सामना करना पड़ सकता था। उस मौके पर अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा रद्द-ए-अमल दिया गया। अब अमेरिका इस सारी डेवलपमेंट को जो है वो यकीनी तौर पर मॉनिटर कर रहा है और उसकी तरफ से बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा लेने की कोशिश वो इस सारे खेल के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है और उसके लिए अमेरिका उन $7 बिलियन को रिलीज करने का ऐलान भी कर सकती है जो कि अफगान गवर्नमेंट के असासे हैं जिनको अमेरिका ने मुंजमद कर रखा है। वो $7 बिलियन अफगान हुकूमत को मुंतकिल करने के एवज अमेरिका बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल कर सकता है और बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करने के बाद अमेरिका ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान, इन सब के लिए एक जिसे हम कह सकते हैं वॉच डॉग का काम सरअंजाम देगा। और मौजूदा हालात में जब चाइना और रशिया के इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी रशिया और चाइना दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए इस वक्त इस रीजन को एक नई ताकत के तौर पर, एक नए ब्लॉक के तौर पर उभारना उनकी इस वक्त स्ट्रेटजीज में शामिल है। लिहाजा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो खेल है अब एक नए मरहले पर दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है और देखना ये है कि क्या अमेरिका इस इनिशिएटिव को दरगुजर करता है या यहाँ पर एक नए खेल का आगाज़ करेगा और उस नए खेल का आगाज़ ही इनफैक्ट हमारे लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। और हमें ये देखना होगा इस सूरत हाल में, और मुझे ऐसे लगता है कि अब फैसले का टाइम बहुत ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि उसने इस रीजन में मौजूद जो कुव्वतें हैं
ان کا ساتھ دینا ہے یا اس نے ان قوتوں کا ساتھ دینا ہے جو اس خطے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان حکومت کا کردار پاکستان میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر اکنامک بینیفٹس حاصل کرنے افغانستان نے تو پھر اس کو اس ریجن کے اندر یہ جو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ذریعے استعمال کرنے یا دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی جو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اس پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اور یہی سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوگا عبوری افغان گورنمنٹ کے لیے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔